अब की बार सबका विश्वास, ये कहना है वजीर आजम नरेंद्र मोदी का। अपनी पहली तकरीर में सेंट्रल हॉल से वो ये बात कहते हैं और दूर तक इसका मैसेज जाता है। इस पर हम बात कर रहे थे, लेकिन एक बात जो अतहर हुसैन दहलवी साहब ने उठाई, मनीष जी, वो माफ कीजिएगा मनोज जी, कि ऐसा वक्त कब आएगा जब आप लोग मुसलमान को भी टिकट देंगे और उन इलाकों से देंगे जहां पर हिंदू भी हैं और बाकी लोग भी और हिंदू ज्यादा हैं, ये देखते हुए नहीं कि वहां मुसलमान जिताने वाले हैं इसलिए हम दे रहे हैं। ऐसा वक्त कब आएगा जब भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर कोई मुसलमान कहीं से भी लड़ जाए और जीत जाए, मोदी जी के नाम पर जीत जाए या भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, अपने कामों के नाम पर? देखिए 2019 का चुनाव अगर आप गौर करके देखें तो उसने सिद्ध कर दिया है, जो तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, जो परिवारवाद की राजनीति कर रहे थे, जो वंशवाद की राजनीति कर रहे थे, उनको सबको पता लग गया है कि पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस की राजनीति अब चलने वाली है। देखिए जो 2019 का चुनाव है, इससे पॉलिटिक्स, पूरी भारत की जो राजनीति वो चेंज हो चुकी है। वो चेंज इस अर्थ में हो चुकी है कि अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस चलेगी, ये सब चीजें नहीं चलने वाली है। ये नया भारत है, न्यू इंडिया के लिए लोगों ने वोट किया है। जिस सच्चर कमेटी के हमारे भाई साहब बात कर रहे थे, सच्चर कमेटी क्यों लाई गई, आखिर क्यों पिछड़े हो गए? तो कांग्रेस के समय पिछड़े हुए, कांग्रेस के समय सच्चर कमेटी लाई गई, वो भी किसी विशेष हित के लिए, किसी विशेष वर्ग के लिए लाई गई। इनका नाम लेना आपको ध्यान में है, किनके लिए लाई गई, और अल्पसंख्यक वर्ग की उसमें चर्चा नहीं की गई। तो मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी दिल खोलकर बोल रही है कि आइए आपका स्वागत है, लेकिन क्या करें, जो 2014 का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, उसमें सबका साथ सबका विश्वास विकास की जो बात की थी, हर योजनाएं सब तक सबके लिए थी। लेकिन क्या करें कि कांग्रेस ने क्या किया, पिछले 55-60 सालों में एक ऐसा माहौल बनाया, ऐसा भय का वातावरण बनाया कि इनके साथ जाएंगे तो आपके साथ ये हो जाएगा। लेकिन मैं उसको याद करने का कोई फायदा नहीं ना मनीष जी। नहीं, अब तो देखिए वो मनोज जी अब तो गए ना, उनको अपनी करने की सजा मिल गई, दूसरी बार भी मिल गई और बाकियों को भी मिल गई। तो अब सारा फोकस आप लोगों पर है। देखिए अब सारा फोकस आप पर है, आप क्या कर रहे हैं ये देखेंगे आप सब लोग। जी निश्चित रूप से अब की बार सबका विश्वास मोदी जी ने नया नारा दिया है, तो निश्चित रूप से जब मोदी जी दिल खोलकर बोल रहे हैं तो एक तरफ से जब मोदी जी एक कदम चल रहे हैं तो एक कदम इस कौम को भी चलना चाहिए कि देखिए अब वो दौर नहीं है। आपको गुमराह किया गया, आपको भ्रमित किया गया, तो उस भ्रम को और जो डाउट्स उनके मन में थे उनको तोड़ना पड़ेगा, दरकिनार करना पड़ेगा और देश के लिए एक सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तब पूरा देश आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज कहां ये जो सवाल मनोज जी उठा रहे हैं, ये बात जो कह रहे हैं, ये वाकई अपने आप में सही है। कौम को भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को भी सोचना पड़ेगा। ये जो अपने आप ही एक डर बन गया है या ये जो दूरी है, क्या ये नजदीकी में इन 5 सालों में तब्दील हो पाएगी? जैसा कि आप भी स्वागत कर रहे हैं, बाकी उलमा हजरात को भी, दानिश्वरों को हम सुन रहे थे, और इधर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस की सरपरस्ती में चल रहा है, लगातार इन्होंने काम किया है, 2002 से वो लगातार काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनके पास भी बड़ा लाखों करोड़ों लोगों का कैडर अब उनका भी है, तो ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया अभी भी बनी हुई है। तो अब आपको क्या लगता है, कौम आएगी आगे? बिल्कुल इमरान, इसमें बुनियादी चीज को समझना पड़ेगा। 2002 के बाद कुछ वक्फे के बाद गुजरात की एक अक़लियत या मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी पे लगातार विश्वास जताया, एतमाद जताया, और जैसे आप कह रहे थे कि उनके पार्षद जीतते आते थे, उनके लोग उनसे मुलाकात करते थे, और गुजरात में मुस्लिम मदरसे और जो कारोबार था वो लगातार पनपा, विश्वास बना। उसकी बुनियादी फर्क क्या था? वो चीज़ भाजपा को भी समझनी पड़ेगी, आरएसएस को भी समझनी पड़ेगी और दूसरे लोगों को भी। नरेंद्र मोदी जी ने अपने उस पूरे कार्यकाल के अंदर किसी भी उस ताकत को, क्या वो मुस्लिम हो, क्या वो हिंदू हो, जो नफरत की बात कर रही थी, उसको पनपने नहीं दिया। परवीन तोगड़िया की मिसाल हमारे पास सबसे ज्यादा है। नरेंद्र मोदी साहब ने पूरे चुनावी सभाओं के अंदर आप देख लीजिए 370 की बात नहीं करी, वो जो है अकली यानी यकसा सिविल कोड की बात नहीं कर रहे, वो लगातार बात कर रहे थे वंशवाद की, वो लगातार बात कर रहे थे ठगने की, वो लगातार बात कर रहे थे राष्ट्रवाद की। लेकिन मुझको ये कहते में कोई झिझक नहीं है, मैं तैयार हूं नरेंद्र मोदी के विजन के साथ। लेकिन वो जब बाकी चुनाव जीत के आया, जैसे बैंगलोर से एक बच्चा चुनाव जीत के आया, एक फलाना साहब होते हैं, एक और साहब जिनको अभी वजीर बनने जा रहे हैं, जिनके आज की भी ट्वीट पड़ी है, पहाड़गंज में जो परसों जुमे की नमाज हुई, वो ये कहते, जीता हुआ एमपी ये ट्वीट करता है कि अभी आप ये देखिए कि अभी खालिस मस्जिद के, ये दिल्ली नहीं, ये काबुल नहीं, ये श्रीनगर नहीं, दिल्ली है, कुछ दिन दूर नहीं जब हिंदुओं के घर में घुस के ऐसी नमाज होगी। मेरा कहना है हम तो तैयार हैं आपके साथ आने के लिए, दिल खोल के तैयार हैं। सवाल ये है कि अब मोदी जी के इस दर्ज को हमसे ज्यादा उनके इस दर्ज पे उनको विश्वास करना पड़ेगा, जो रोजाना ट्वीट करते हैं, कभी इस बात को लेके बाबर कौन था, कभी इस बात को लेके कि मुसलमानों के वंशज कहां के थे, कभी इस बात को लेके
पाकिस्तान से रिश्ता गया, कभी इस लोग बात को लेकर आप सड़क पे नमाज क्यों पढ़ते हैं, ये चीजें चली गई हैं। नरेंद्र मोदी ने इस मिसाल को तोड़ दिया है। देखिए ना, ये हर जगह इस तरह के होते हैं। आप फिर तो अकबरुद्दीन ओवैसी या दूसरे लोगों की बातें भी तो आप दोनों को, ऐसा नहीं है ना कि वहां से कुछ नहीं। आपकी बात, आपने बहुत जायज बात की, उन तमाम लोगों पर को नजरअंदाज ही करना पड़ता है, देखिए, या उनको उन पर ध्यान ही मत दो। ये मैं सलाम करता हूं, आपने एक वैलिड सवाल उठाया। आप देखिए, अजमल साहब की पार्टी 3 MP हुआ करते थे आसाम से, आज घट के 2 हो गए। ठीक है, वो अपने आप ओवैसी साहब जहां से जीत के आप जानते हैं, लेकिन मुसलमानों ने उस कट्टरवाद को ठुकरा दिया है। जहां पे उनको लगा आसाम और बंगाल जैसे इलाकों में जहां एनआरसी का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, सिटीजन अमेंडमेंट बिल मुद्दा बन गया, डर के वोट नहीं दिया, बल्कि उन्होंने मालदा जैसे क्षेत्र में ऐसे अहलुवालिया जैसे आदमी को इसलिए वोट दिया कि अहलुवालिया के पूरे प्रचार के अंदर यह बात थी सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलेंगे, किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसलिए अगर बर्दवान से या मालदा से बीजेपी जीत के आती है मुस्लिम अक्सरियत इलाकों से और 13 से 18% वोट पड़ रहा, वो डर के नहीं पड़ रहा है, बल्कि उस विजन के लिए पड़ रहा है जो नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में भी दिया और सेंट्रल हाल में भी दिया। तो मैं तैयार हूं, मुझको उम्मीद यह है कि वो लोग जो ट्विटर के जरिए या अलग-अलग अपनी तकरीरों के जरिए डराते और भयभीत करते हैं, वो भी इस चीज को समझेंगे। संतोष जी, देखिए, 3 चीजें मैं इस बात में कहना चाहूंगा कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो प्रधानमंत्री ने कहा सेंट्रल हॉल में कि अब तक छला गया, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं है कि अब तक छला गया। अगर छला ना गया होता तो जिन मुस्लिम्स की रक्षा के नाम पे पश्चिम बंगाल में सरकारें रही, वहां सच्चर कमेटी ने कहा कि सबसे बुरे हालत में मुस्लिम पश्चिम बंगाल में है। अगर ठगा ना गया होता तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में मुस्लिमों की वो हालत ना होती जो आज है। लेकिन दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इस देश ने वो भी दौर देखा है जब संविधान की शपथ लेकर प्रधानमंत्री पद पर बैठने वाला व्यक्ति दिल्ली के विज्ञान भवन से ये कहता है कि इस देश के संसाधनों पर मुस्लिमों का पहला हक है। ये नहीं हो सकता। अगर आप संविधान की शपथ लेकर बैठते हैं उस गद्दी पर तो आप ये कतई नहीं कह सकते कि देश के संसाधनों पर पहला हक एक अमुक धर्म के व्यक्ति का होगा। नहीं, लेकिन फिर एक पार्टी भी तो बार-बार ये कहती है ना कि हिंदू एक हो जाओ या हिंदू इस तरह की बात। बीजेपी में 2 प्रधानमंत्री बने हैं इमरान भाई, बीजेपी में 2 प्रधानमंत्री बने हैं, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। उन दोनों ने कभी नहीं कहा। लेकिन तीसरी बात प्रधानमंत्रियों की, लेकिन यहाँ पे पूरा विजन स्तर की, एक पार्टी का पूरा विजन और सियासत स्तर के इस आधार पर भी तो चलती है ना। और तीसरी चीज मुझे और कहने दीजिए कि अगर इस बारे में ये जो गलती है वो सिर्फ हम कह सकते हैं कि कांग्रेस या तमाम नेताओं की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं जो मुस्लिम वर्ग है उनको भी सोचना होगा कि वो किस तरह से आगे बढ़े। जैसे कि अतहर हुसैन साहब कह रहे थे कि बीजेपी ने ये किया, बीजेपी ने वो किया, लेकिन ये जो लेकिन का शब्द है ना कि राजनीतिक भागीदारी दीजिए। आज की बीजेपी को देखिए कि राजनीतिक भागीदारी क्या, वो अपने दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी का टिकट काट देती है, वो अपने सिटिंग सांसदों का, छत्तीसगढ़ में तमाम सांसदों का टिकट काट देती है। तो ऐसे में आप उनसे ये उम्मीद करें कि वो मुस्लिम को टिकट दे और दूसरी सीटों से जिताए, जबकि अमित शाह का सीधा फॉर्मूला है कि विनिंग कैपेबिलिटी, जो जीतने के लायक है हम उन्हीं को टिकट देंगे। चौथी जो सबसे बड़ी बात है कि क्या बीजेपी ने पहले कभी मुस्लिम को जोड़ने की कोशिश नहीं की? आरिफ बेग साहब का जिक्र कर रहे थे गिरीश जी, ये भोपाल संसदीय सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने थे, उसके बाद बैतूल से जीतकर ये सांसद बने थे। शहनवाज हुसैन साहब भागलपुर से जीतकर सांसद बने थे, वहां मुस्लिम की कितनी आबादी है? बिल्कुल। रामपुर से जीत के बने थे, मुख्तार अब्बास नकवी सांसद बने थे, वहां जरूर 50% से ऊपर की आबादी है। बाद में चुनाव हारे वो दोनों नेता अपने अपने संसदीय क्षेत्र से। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी ने या जनसंघ ने अपनी तरफ से कोशिश की। देश के सत्ता पे बैठा व्यक्ति, निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी ने जो कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति को यही कहना चाहिए। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है कि देश के मुस्लिम वर्ग, मुस्लिम बुद्धिजीवियों को, मैं उलेमाओं की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुस्लिम धर्म के कट्टरपंथी लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुस्लिम धर्म के जो बुद्धिजीवी है उनको निकलकर बाहर जरूर आना चाहिए। जितनी आलोचना वो बीजेपी के नेताओं, मंत्रियों, साध्वी प्रज्ञा, अनंत हेगड़े जैसे नेताओं के ट्वीट की करते हैं, उतनी ही आलोचना अगर वो वैसे के ट्वीट के और वैसे के बयानों की करे और जो टुकड़े टुकड़े करने वाले जो उनके छोटे भाई जो बयान देते हैं उसकी आलोचना करे, तब जाकर इस देश के बहुसंख्यक समुदाय को भी लगेगा कि अल्पसंख्यक समुदाय आगे बढ़ने को तैयार है। आप आगे बढ़ते नहीं, अपने खांचे में रहने को मजबूर है, तो कैसे आप आगे बढ़ेंगे? ये तो देखा गया है कि मुसलमानों में भी कहीं ना कहीं हमने पूरे इलेक्शन भर भी देखा एक अपने आप ही एक अलग ही किस्म का अलहदापन बीजेपी से, वजीर आजम नरेंद्र मोदी से। और आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए, आप कहीं भी देख लीजिए, उन्हें ऐसा लग रहा था कि
पूरी तरह से जो है बाकी लोग ही आ रहे हैं या वो बीजेपी के साथ नहीं है, ये भी हुआ है। तो कोई पार्टी जीतने के बाद फिर भी ये कहती है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। वरना वो ना भी कहें तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, तीन चीजें इस मुल्क में बहुत ही मैं समझता हूं कि घातक या औद्योगिक नुकसानदेह थी। पहली चीज ये थी जो यकीनी तौर से, जिसके संतोष जी ने इशारा करा, विज्ञान भवन में आपने ये तो कह दिया कि पहला अधिकार है, लेकिन अधिकार के नाम पे आप लोगों को कुछ नहीं थे। सरकार कमेटी आपको आईना दिखा रही थी। दूसरी तरफ जेएनयू के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बावजूद एक सेकुलर तबके ने जिस तरीके से उन लोगों की हिमायत की, ये अपने आप में हम सबके लिए सोचने वाली एक बात थी कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। और तीसरी बात, इमरान, शायद आपको याद होगा, पर अभी जब पुलवामा का ये अटैक हुआ था, और एक दफा याद होगा कि कश्मीर पे जब आपने चर्चा की थी, हमने उस दिन भी कहा था, और मुझको खुशी है कि कल जो मैंने ट्वीट किया, प्राइम मिनिस्टर ने उसको जो है रिट्वीट किया, और उस वीडियो को जो आप ही के यहाँ की शायद है, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा लोग उसको देख चुके हैं। मैंने उस दिन भी कदर, मैं आज फिर कह रहा हूं कि हमको यकीनी तौर से अगर प्रज्ञा ठाकुर के अंदर दोष नजर आता है, अगर आपको जो हिंदू आतंकवाद, कोई आतंकवाद ना हिंदू होता है मुसलमान, अगर आप ये कह के राजनीतिक सियासत कर सकते हैं, तो आपको जाकिर मूसा के जनाजे पे भी सवाल उठाना पड़ेगा। आपको ये कहना पड़ेगा कि आतंकियों के जनाजों पे इतने बड़े जो ये जुलूस हैं, पूरे चुनाव भर जो है लोग प्रज्ञा ठाकुर का मामला पकड़े रहे। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल की जनता ने उनको जिता दिया, लेकिन आप उसके बावजूद प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि मैं कभी माफ नहीं करूंगा। ये बड़ी बात है। ये बात अब मुस्लिम सियासत को भी, मुस्लिम मुसलमानों को भी एतबार करते हुए दिखना पड़ेगा। साथ चर्चा में आखिर में ही जुड़ पाए हैं मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमून काज़मी साहब। आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है शमून काज़मी साहब। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वक्त न मिल पाए, लेकिन मैं बस आपसे शुरुआत करता हूँ इस दौर की। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, कैसे आप देखते हैं वज़ीर आज़म की इस तकरीर को? सभी ने स्वागत किया है, खैर मकदम किया है। क्या कौम इसकी तरफ राग़िब होगी, इस बात की तरफ राग़िब होगी, आपको लगता है? हाँ, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपने कश्ती वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी। तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि हमने इस देश के अंदर ईमानदारी के लिए एक आंदोलन शुरू किया, जिसमें कुछ लोगों के स्वार्थ की बिना पे वो ख़त्म हो गया था। और उस वक्त ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बना करके लाए कि जिसने देश के अंदर उन भावनाओं को, देश के लोगों की भावनाओं को समझा, और समझने के बाद उन्होंने पूरे देश के अंदर एक मैसेज दिया कि हम करप्शन से लड़ेंगे और राष्ट्रीय एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं करेंगे और भाईचारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे। और अभी मैं सबसे पहले मैं इसी बात को ये कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री का ये वक्तव्य बहुत ही सराहनीय नहीं बल्कि वो स्वागत योग्य है, और उसका स्वागत होना चाहिए। और मुसलमानों को देखना चाहिए कि 54 सालों के अंदर एक विशेष पार्टी ने यहाँ हुकूमत की, 54 साल उन्होंने राज किया। अगर वो कोई ऐसा काम करते तो मैं समझता हूँ जितनी सच्चर कमेटी के ज़रिए से हमारी सारी सच्चाइयाँ सामने आ चुकी हैं कि हम कहाँ खड़े हैं। मैं एक बात ये इमरान भाई कहना चाहूँगा कि इस वक्त हमें अपनी दूरियों को कम करना चाहिए, और दूरियाँ ये हैं, ये मौका नहीं है, आपने भी कहा, मगर मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन हैं उस पर मुस्लिम इंटेलेक्चुअल को उनके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कोई और हो। जैसे अभी ऑफ द रिकॉर्ड आप बात कर रहे थे तलाक के ऊपर, ये मसाइल सरकार लेके आई है, तो सरकार की नीयत पर ना हमें शक करना चाहिए, और ना ही सरकार को ऐसा काम करती है जो किसी भी वर्ग के खिलाफ जाता हो। मैं ये देखना चाहूंगा आज, और ये उम्मीद मुझे जगी है कि हम जैसे यूरोप के लोग अमेरिकन अपने आप को अमेरिकन सबसे पहले कहते हैं, तो हम अपने आप को सबसे पहले भारतीय क्यों नहीं कहते हैं? हम हिंदू और मुसलमान में क्यों पड़ जाते हैं? हम माइनॉरिटी मेजॉरिटी की बात क्यों करते हैं? आज जब देश का प्रधानमंत्री 130 करोड़ की बात करता है तो मुझे लगता है कि हमें 130 करोड़ होकर के खड़े हो जाना चाहिए, और ये देश खड़ा हुआ तभी वो निकल करके आए। मैं एक वाकया आपको एक बताऊं अभी का इस इलेक्शन का, नहीं, लेकिन जो लोग एक तरफ से ये भी तो देखा जाता है ना शमून काज़मी साहब कि अभी जो बात कहीं इनसे ही जुड़ी तंजीमें कहना शुरू कर देंगे कि आप तुष्टीकरण कर रहे हैं, ये तो तुष्टीकरण है। ये भी होता है इस देश में, ऐसा नहीं कि चीजें एक तरफा ही है। नहीं, मैं आपको बता दूं उसकी वजह क्या है। ये जो हालात बने हैं ना, उन्होंने अपने ऊपर से, देखिए यहाँ बड़े इंटेलेक्चुअल बैठे हैं इस पैनल में, मैं आज आपके सामने इमरान भाई और आपको भी शामिल कर रहा हूँ कि मैंने आपके ही साथ में शायद कहा था कि आखिर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें पारदर्शिता क्यों नहीं है। तो इन हालात में इन्होंने
इस तरफ डाल करके कि साहब ये फिरका परस्त कह करके, उन्हें कॉम्युनल कह करके उन्हें दूर डरा के रखा और डरा के ये कहा ताकि इनकी कमियां छुपी रहें। अगर आज आप देखें कि मुझसे उस वक्त, उस जमाने के अंदर जब मैं आंदोलन के अंदर था, बहुत सारे लोग आए, वो कहने लगे कि साहब आप खड़े होकर ये बताइए कि ये आरएसएस का प्रायोजित नहीं है क्या? तो मैंने ये कहा कि आरएसएस इस राष्ट्र के अंदर अगर हिंदुओं की भलाई के लिए काम कर रही है तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो सबकी भलाई के लिए काम करेगी, तो हमें भी तो अपनी भलाई का काम करना चाहिए। 1919 में जमीयत उलमा बनी मुसलमानों की भलाई के लिए कि हम इनके विकास का काम करेंगे, और 1925 में आरएसएस बनी। तो आरएसएस का कोई सरसंचालक आज तक उसके परिवार का नहीं बना। और हमारी जो जमातें हैं, कोई जमात ऐसी नहीं है जिसमें भाई भतीजा ना हो। दादा के बाद बेटा और बेटे के बाद पोता और पोते के बाद परपोता ही आएगा। यानी बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं भी सबको लेकर चलने लगी। नहीं, मैं ये स्वागत, इसका स्वागत होना चाहिए और ये दूरियां कम करनी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जो कहा है कि ये सारा संसार एक नरो नारी का संसार है। हम दुनिया का पहला ग्रंथ वेद है और अंतिम ज्ञान कुरान है, और दोनों का मूल एक है। या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगों तुम्हारे दूध और खून के सगे रिश्ते हैं। मैं तो उन लोगों को ये कहना चाहूंगा जो देश विरोधी तत्व हैं, या वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं कि भाई मारने वाले का मरने वाले से रिश्ता है, आप खून खराबा मत करिए, आप आगे जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी एजुकेशन दीजिए, आराम से रहिए। देश के अंदर एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया है जो सबकी बात कर रहा है, और उसे मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि वो प्रधानमंत्री क्या किसी के बारे में भी आप जो है बदगुमानी मत रखिए। आज ये चीज हमारे सामने आई है कि हम अपने झगड़ों को खत्म करें और आगे बढ़ें। ठीक है, मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बाकी, मैं तमाम लोगों का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगा और 3 मिनट के हिसाब से आप लोग थोड़ी अपनी बात कहेंगे। टोटल 3 मिनट है, तो मैं गिरीश जी से शुरू करता हूं। गिरीश जुएल जी, फाइनल कमेंट आपका आज की इस चर्चा पर। देखिए, जो भाजपा की तरफ सब लोग बड़े हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल पिछले 4 सालों का रहा, जिसमें 2-3 काम ऐसे हुए, जैसे हुनर का काम, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने ऐसे कार्यक्रम बनाए जिससे अक्सरियत में जो लोग हैं, अकलियत में, उनकी भलाई हो सके। साथ साथ जो कर्ज लेने का मामला था उसमें से ब्याज खत्म कर दिया, क्योंकि मुस्लिम्स के लिए ब्याज देना और लेना हराम है। और अभी जो चुनाव घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है कि हम 1 लाख तक का कर्ज जो है बिना ब्याज के, बिना सब्सिडी के देंगे, यानी जकात भी नहीं होगी और ब्याज जैसे हराम चीज से भी वो बचेगा, और 5 साल में वो वापस करना होगा, और ऐसे वो बढ़ेगा व्यक्ति। तो ऐसे बहुत सारे काम जो है इस राष्ट्रवादी सरकार ने करे हैं जो लोगों को ठीक दिशा में और मजबूती की दिशा में ले जाएंगे। और हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो 3.5 लाख करोड़ के लगभग जो है पैसा जा रहा है, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो कमजोर तबके हैं वो मजबूत हो रहेंगे, और परायापन लोगों के बीच में जो है वो अपनेपन में बदलने लगेगा। ठीक है। अतर हुसैन देलवी साहब, जल्दी से। नहीं, बिल्कुल कम लफ्जों में माफी के साथ की तकरीर उम्मीद अफजा है, लोगों को उस पर एतबार के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि साहब हम क्या कर सकते, दूसरे ने हमारे लिए क्या करा। हमको खुद सोचना पड़ेगा कि हम दूसरे पे कितना एतबार कर रहे हैं। तालीम के ताल्लुक से देखिए, मैं तो आखिरी बात इतने कहूंगा कि वो एक चुने हुए वजीर आजम हैं, उनका अदब करना मेरा दस्तूरी जिम्मेदारी है, और उनसे अपना हक मांगना मेरा दस्तूरी हक है, और मैं फर्ज और हक दोनों को समझूं तभी मुल्क चलता है। बहुत अहम बात। मनीष जी, मनोज जी। देखिए इमरान भाई, मैं यही बात कहना चाहूंगा कि अगर भारत को श्रेष्ठ बनाना है, अगर भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाना है विश्व में, तो हमें निश्चित रूप से अपने अधिकार बोध के साथ कर्तव्यों का भी पालन करना होगा, सारी जमहूरियतों को एक साथ आना होगा, मोदी जी के साथ एकजुट होकर खड़ा होना पड़ेगा। अन्यथा ये भारत कभी भी सुपर पावर नहीं बन पाएगा। हम विकास की राजनीति करने के लिए निकले हैं, मोदी जी का जनता ने विश्वास जताया है, तो निश्चित रूप से सारी जमहूरियतों को भी पूरा विश्वास दिखाना चाहिए और एकजुट होकर के सर्वश्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। संतोष जी, अब मैं पूरी इस चर्चा पर एक सीनियर सहाफी के तौर पर आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा सेंट्रल हॉल के भाषण में कि गरीबों और मुसलमानों को छला गया, मेरा ये कहना है कि देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के पैटर्न पर ना तो बात होनी चाहिए और ना काम होना चाहिए। सिर्फ 2 चीजों पे काम होना चाहिए, जो गरीब है और अमीर है, और गरीब के लिए अक्रॉस कास्ट, अक्रॉस रिलीजन, सिर्फ इस मुद्दे पर, इस आधार पर काम करना चाहिए कि वो गरीब है और उसे गरीबी के जलालत की जिंदगी से बाहर निकालकर हमें ऊपर लाना है। शायद तभी हम एक भारत और श्रेष्ठ भारत बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं मुफ्ती काज़मी साहब
आपको माफी चाहता हूं, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है सर, असल में नहीं तो मैं आपको भी सुनता, इसलिए मैंने आपसे ब्रेक के बाद काफी बात कर ली। भाई हम सब लोग जो है इसकी कोशिश करें कि देश जो है विश्व गुरु की पद्धति की तरफ बढ़े और अपने जो हमारे झगड़े हैं उन्हें कम करें, और हम सरकार को अच्छी नजर से देखें और प्रधानमंत्री के कदम की सराहना करें, ताकि जो प्रधानमंत्री ने काम किया, मैं सारे लोगों से 130 करोड़ लोगों से अपील करना चाहूंगा कि बहुत बड़ी बात, एक होकर और नेक होकर आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस चर्चा में, इस पॉजिटिव चर्चा में शामिल होने के लिए।